YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान, हाजिर हूं अपना बेहद खास कार्यक्रम लेकर। मोदी सरकार ने धान समेत 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई तो बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक बताया और विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया, जबकि कुछ किसानों ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया। तमाम तथ्यों पर बातचीत से पहले इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कि किस किस फसल की एमएसपी बढ़ी है और कैसे इस पर राजनीति हो रही है। उसके बाद राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों से जवाब लेंगे कि इस पॉलिटिक्स से किसको फायदा होगा, क्या हरियाणा के चुनाव पर इसका कोई असर होगा और कृषि के मुद्दों से किसको फायदा होगा। आजाद भारत के इतिहास में कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इतनी हाइक किसी भी सरकार ने नहीं दी थी। इसके पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस में मैक्सिमम हाइक यदि किसी गवर्नमेंट ने दी थी तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक बार दिया था, लेकिन उससे भी अधिक इसकी, मैं स्वयं किसान हूं, किसान परिवार से आता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इस हद तक एक ही बार में बढ़ोतरी करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि यह कोई साधारण फैसला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और इसका स्वाभाविक रूप से किसानों में बहुत ही अच्छा एक संदेश जाएगा, उनके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा होगा, एक आत्मविश्वास का भाव पैदा होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं। उन चुनावों से पहले वोट बैंक की राजनीति जरूरी है, वरना नेताजी चुनाव हार जाएंगे। इसलिए चुनाव के दौरान नेताजी की साख बची रहे, इसके लिए नया फैसला लिया गया है। वो फैसला किसान हितैषी है, लेकिन फिर भी उसे चुनावी कहा जा रहा है। अगर गौर से समझिए तो आपको भी ये फैसला चुनावी लगने लगेगा, भले ही आप भी इस फैसले की असल वजह किसान हित बताने लगे। दरअसल जिन राज्यों में चुनाव हैं, वहाँ होने वाली फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बम्पर इजाफा किया गया है। अगर नहीं समझ सके तो इसे ऐसे समझिए। कपास के एमएसपी में 1130 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र का पहला स्थान है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। बाजरा की एमएसपी में 525 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। 5वें नंबर पर हरियाणा भी आता है। मूंग के एमएसपी में 1400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सोयाबीन के एमएसपी में 349 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। रागी के समर्थन मूल्य में 957 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जो मुख्य रूप से कर्नाटक में होता है। सूरजमुखी के एमएसपी में 1288 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, ये भी मुख्य रूप से कर्नाटक में होता है। और मुझे मोटा मोटा अभी अंदाज कहता हूं कि हरियाणा के किसानों को, देश भर के किसानों के लिए एक आंकड़ा आया है कि उनके खाते में 33,500 करोड़ रुपया इस अनाउंसमेंट के बाद ज़्यादा जाने वाला है और हरियाणा के किसानों को कम से कम 1500 करोड़ रुपया इस अनाउंसमेंट के बाद अधिक उनके खातों में जाने वाला है, उनकी जेबों में जाने वाला है। भी 150 और 200 क्विंटल बढ़ता रहा और एवरेज ली जाए पीछे यूपी सरकार की तो एवरेज 15 से 20% तक इजाफा आता रहा। अब 4 साल से इनकी जो इजाफा जो है 2% कभी 3% तक फ्लैश डाउन हो गया, तो ये दिया है, ये नाकाफी। जबकि कॉस्ट ऑफ इनपुट बहुत बढ़ गई है। किसानों के साथ बड़ी जाती की बात है, जो वायदा जो इन्होंने अपना किया था वो नहीं निभाया, तो बड़ा भारी रोष है किसानों में, ये नाकाफी है। मतलब चुनाव से पहले एमएसपी बढ़ाने का ये फैसला किसानों के अच्छे दिन तो लाएगा, साथ ही साथ बीजेपी के अच्छे दिन भी दोबारा से आ सकते हैं।
क्योंकि बात सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव की नहीं, बल्कि कर्नाटक में चल रहे राजनीतिक हालात की भी है। क्योंकि कर्नाटक के सूरजमुखी और रागी के समर्थन मूल्य में बम्पर इजाफा कर्नाटक के किसानों के भी अच्छे दिन ला सकता है। लेकिन सवाल फिर भी सबसे बड़ा वही है कि क्या मोदी सरकार का किसानों को लेकर ये फैसला उसके अच्छे दिन ला सकता है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो खरीफ की 14 फसलों पर केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है और जब से ये फैसला सामने आया है तब से लेकर अब तक इस पर लगातार सियासत हो रही है। इस पूरे फैसले के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। कोई तकनीकी पहलुओं को बारीकी से समझने और बताने की कोशिश कर रहा है और कोई तकनीकी पहलुओं को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। इसी पर हमारा आज का ये खास कार्यक्रम भी है और इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, इस महाबहस में शामिल होने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले आपका परिचय, आपका तारुफ उनसे कराते हैं और उसके बाद बाकायदा अपने इस बहस की डिबेट की शुरुआत करेंगे। आइए स्वागत करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता भारत भूषण जुयाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हैं रंजीता मेहता साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। इनालो के प्रवक्ता रविंदर ढुल साहब भी है मेरे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव स्वामी इंद्र जी भी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष बलविंदर शर्मा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ इस बहस के तमाम छोटे बड़े पहलुओं पर बारीकी से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे संपादकीय सलाहकार कमलकांत गौरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। रंजीता मेहता जी, सबसे पहले हम आपसे यहाँ इसलिए शुरू करना चाहते हैं कि जब कोई बड़ा फैसला आता है, जाहिर है सियासी तौर पर उसका विरोध, उसकी मुखालफत भी हो जाती है, लेकिन अगर केंद्र सरकार के इस फैसले से किसानों को थोड़ा भी फायदा होता है तो क्यों नहीं खुश होकर उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब भाजपा की सरकार आने वाली थी और ये अपनी जुमलेबाजी इनकी जारी थी, ये अपना समर्थन मूल्य के जो वादे कर रहे थे, अपने घोषणा पत्र दे रहे थे, तो किसी भी विपक्ष ने इनको ये नहीं कहा था कि उसमें आप ये बात पर स्वीकार करें कि हम स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। आज 4 साल के बाद भी किसान जब आपकी तरफ देख रहा है तो आप उनको एक लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, आप ऊँट के मुँह में जीरे डालने का काम कर रहे हैं। जितना भी इन्होंने सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है, 200 रुपये देकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आप जाकर देखिए, अगर वाकई किसान खुश होते तो हर घंटे में 35 किसान पूरे देश के अंदर आत्महत्याएं नहीं कर रहे होते। जो फसलें आप गिना रहे थे, हर फसल का मैं आपको अंतर बताती हूँ। पिछले साल के मुताबिक अगर हम लागत प्लस 50% मूल्य लगाएं तो चावल की जो कीमत 2226 होनी चाहिए, ये दे रहे हैं 1750। ज्वार की कीमत जो होनी चाहिए 3133, ये दे रहे हैं 2430। रागी की जो कीमत 3526 होनी चाहिए, ये दे रहे हैं 2897। जौ की कीमत जो 2094 होनी चाहिए, ये दे रहे हैं 1700। अरहर की होनी चाहिए 4918 रुपए और दे रहे हैं 5675। तो ये क्या है? अगर आप वादा करते हैं कम से कम उस वादे को पूरा तो कीजिए। जब भी कांग्रेस की सरकार में हमने बढ़ोतरी की है तो मिनिमम 15 to 20% का इंक्रीज किया है। आप एक नॉर्मल 200 रुपए हर फसल में बढ़ा देंगे। जब कोई रंजीता जी कोई फैसला इस तरह से बड़ा आता है मौजूदा सरकार की तरफ से, तो जाहिर है जो उनके सियासी मुखालिफ होते हैं वो तमाम तरह की बातें करते हैं। इस पॉइंट को यहाँ क्लियर करते हैं हम स्वामी इंद्र जी के जरिए, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। इंद्र साहब, जो रंजीता जी कह रही हैं, क्या वो सही है? वाकई ईंट के मुंह में जीरा है ये फैसला? कोई खास फायदा इससे किसानों को नहीं होने वाला है? आपका अनुभव क्या कहता है? क्या फैसला वाकई मील का पत्थर साबित होगा किसानों की जिंदगी में? देखिए, सरकार का फर्ज बनता है कि आवाम जो होती है उसको राहत दे। किसानों को अगर इन्होंने जो थोड़ी बहुत राहत दी है उसका स्वागत हम करते हैं, बस का मतलब ये नहीं कि इन्होंने किसानों को राहत दे दी। मुझे वो बात भी अब करनी पड़ेगी कि इन्होंने राहत कम दी, हमारी जेब ज़्यादा काटी है। हमारी जो लागत मूल्य है वो बढ़ा है। अगर आप धान को ही लें, धान का आज की डेट में कम से कम हमारा जो लागत मूल्य है वो 3000 रुपये बनता है। अगर 3000 रुपये अगर हमें लागत ही है, अगर लागत ही हमारी 3000 है, अगर एमएसपी जो है आप हमारे को 3335 रुपये अगर देते एमएसपी, तब हम सस्ते, आपने हमें लाभ से जोड़ा। आपने लगभग 1500 रुपया हमारा जेब से काट लिया है और मात्र 200 रुपये आपने दे के क्या हमारे राहत दी? आपने एक चोर ऊपर सीना चोरी, आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अच्छी बात नहीं। भारत भूषण जी, जो कही जा रही है बात कि आपने उल्टे जेब काट ली है, चोरी और सीना जोरी, यानी कि कोई ऐतिहासिक फैसला नहीं और ऊपर से चोरी की जा रही है किसानों के साथ, आप क्या कहेंगे इन्हें?
सारा देश इस समय और सारे देश के किसान अगर भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को एक ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, तो इसमें राजनीतिक दल अगर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के मात्र से विरोध ही करना है तो उनका स्वागत है, वो विरोध कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन कौन सा चश्मा लगा के आप किसानों को देख रहे हैं? तो अगर आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे तो आप किसान नजर नहीं आ रहे। रंजीता जी, नहीं, मैं मुमताज जी आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के इंटरफेरेंस को भारतीय आपको रोकना किसान यूनियन पड़ेगा। के अध्यक्ष हैं जी, मैं उनकी बात का जवाब देना राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव जी, आपने अभी कहा कि चावल के या पैडी का दाम जो है, कॉस्ट जो बनती है वो 3350 रुपए। मुझे तो आपका गणित समझ में नहीं आया। सीएसीपी जो कॉस्ट निकाल रही है, क्या हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे? सीएसीपी जो निर्धारित करती है, और आज से नहीं, सीएसीपी आज से नहीं बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने गठन नहीं किया। कांग्रेस के इतने कार्यकालों में आपके खुद के मंत्री धनखड़ साहब कहते हैं, क्या माने? धनखड़ साहब ने खुद इस पे एतराज आया है, उन्होंने खुद कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं। स्वामीनाथन, देखिए रंजीता जी, एक बहन जी मेरी बात सुनिए, आपका प्रश्न है तो आपके प्रश्न का मुझे उत्तर देने दीजिए। स्वामीनाथन आयोग का गठन जब हुआ था, उसकी 2006 में जब रिपोर्ट आई थी, तो उस समय 2006 का वर्ष था। 8 साल लगातार आप सत्ता में रहे 2014 तक। अगर आप अपनी बात विरोध की बात करें तो आप उत्तर दे दीजिए कि 8 साल में आपने किसानों के हित में क्या किया? आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कितना इजाफा किया? आपने क्यों नहीं 1.5 गुना किया? आज आप कहेंगे कि कॉस्ट ज्यादा है, तो तब कॉस्ट कितनी कम थी? हम स्वामी इंद्र साहब से उसी चीज का सवाल का जवाब ले रहे हैं कि अगर ये बढ़ाया गया है तो क्या वाकई किसानों को इसका फायदा हुआ है, या तो आप उन्हें किसानों का नुमाइंदा नहीं मान रहे? मैंने बता तो दिया आपको, फायदा नहीं हुआ, हमारी जेब काटी गई है। हमारी जो लागत मूल्य है लगभग 3000 आज की डेट में बनती है। अगर सन 17-18 का किया सीएपी का जो आप बात कर रहे हैं, उसी का ले, उससे 1.5 गुना आप जोड़ें तो 2800 समथिंग रुपए बनता है। तो आज के परिवेश में जब डीजल महंगा हो गया है, बिजली में 2850 बता रहा हूं मैं, 2850 60 जो बनता है, आज के परिवेश के अंदर डीजल महंगा हो गया है, बिजली आप दे नहीं रहे, लगभग 5 घंटे आप बिजली देते हैं प्रदेश के अंदर, वो भी डिम देते हैं। किसान का मजबूरी में डीजल से अपनी पानी की पूर्ति करनी पड़ती है। तो किसान के ऊपर लागत, आज यूरिया महंगा हो गया है, आप ही के इसी मात्र 6 महीने के अंदर यूरिया 1200 में पहुंच गया है। तो हर चीज बढ़ती जा रही, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो भी लागत मूल्य है कम से कम वो तो दे दीजिए। ये सियासी होने के साथ साथ पैरेलली तकनीकी रूप से भी काफी बारीक किस्म की बहस है। आप क्या कहते हैं, जो दोनों पक्ष जो चीजें कह रहे हैं, वहां पर किसान कहां खड़ा है? देखिए, मैं इस बहस को एक नए आपको तरीके से बताता हूं। कल से मेरी बड़ी उत्कंठा जागी, मैंने बहुत सारे किसान लीडर से बात की, किसानों से भी बात की। जो स्वामी इंद्र जी कह रहे हैं कि 3000 रुपये कॉस्ट है, 1 एकड़ में 30 क्विंटल जीरी निकलती है, उसके हिसाब से तो 90,000 रुपये कॉस्ट हो गई। 90,000 रुपये कॉस्ट है क्या 1 एकड़ की? किसान से बात कीजिए, वो बताएगा आपको 10,000 रुपये कॉस्ट है। आप बात कीजिए, किसान की राजनीति ज़्यादा हो रही है, मात्र 10 से 12,000 रुपये कॉस्ट है, और अगर इसको मैक्सिमम कर लिया जाए वो 15,000 रुपये है। आप किसानों से हरियाणा के बात कर लीजिए, और 1750 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से 51,000 रुपये बनते हैं। प्लीज़ गो टू फील्ड एंड आस्क द फार्मर्स, किसान से पूछिए। मेरे ख्याल हमारे साथ 1-2 किसान भी बैठे हैं, वो भी आपको बताएंगे। आप पूरी चीज़ कॉस्ट कर लीजिए, उसमें बुआई है, उसमें कटाई है, उसमें बीज है, उसमें जो बीमारी है उसका खर्चा है, उसमें खाद का खर्चा है। इन सब खर्चों को अगर आप मिला लें तो 15,000 रुपये एकड़ से ज़्यादा की कॉस्ट नहीं है, और 1 एकड़ में 30 क्विंटल निकलते हैं जो मिनिमम वो है। और अगर मिनिमम प्राइस पे आप बेचें, मिनिमम प्राइस वो होता है जो सबसे घटिया क्वालिटी की जीरी होती है, क्योंकि वही किसान ले जाता है। जिसका दाम ज़्यादा निकलता है वो किसान मार्केट में पूरे दाम पर बेचता है, वो उससे ज़्यादा होता है, तो वो भी 51,000 रुपये बनता है। इश्यूज ये नहीं है, एमएसपी सोल्यूशन किसान की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। एमएसपी से प्रॉब्लम क्या है, जो जिसकी किसान की ज़मीन अपनी है वो किसान किसी भी हालत में उसके लिए घाटे का सौदा नहीं है। सिर्फ उन किसानों को प्रॉब्लम है जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, या जो पट्टे पर ज़मीन लेते हैं, क्योंकि उसको पट्टे की ज़मीन से भी देना पड़ता है, तो उसको अपनी आमदनी में दिक्कत होती है। अब जो किसान पट्टे पर ज़मीन लेता है, जिसकी ज़मीन जो पट्टे पर देता है, क्या वो किसान है? अब उसको किसान की डेफिनेशन दी जाए क्या? क्योंकि वो तो पट्टे पर ज़मीन दे रहा है और खुद कोई और काम कर रहा है। तो आप 2 धंधे करना चाहते हैं, 2 धंधों को आप इंडिविजुअली गिनना चाहते हैं, अपनी कंबाइंड इनकम नहीं। इसमें बहुत सारे आप बताएं डुल साहब,
क्या ये फैसला करके वाकई मोदी सरकार ने किसानों से जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा बाकी तमाम मुखालिफ पार्टियों से छीन लिया है? ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा दुष्प्रचार ज़्यादा फैलाया जा रहा है। मैं कमल कांत जी की जो हमारे मित्र हैं इनकी बात को मैं ज़रा काउंटर कर दूं। CACP का डाटा जो है, जिस CACP के डाटा के ऊपर भाजपा भी इस समय पर रिलाई कर रही है, उसके डाटा के अनुसार प्रति क्विंटल 1560 रुपया कॉस्ट बनती है C2 के अंदर आप उसका खेत का रेंट भी लगाते हैं। और मैं आपको बता दूं, पट्टे के ऊपर खेती करने वाले किसान जो है आज के दिन में 70% से अधिक है। तो 30% के लिए आप 70% को पहली बात तो खोइए मत, ठीक है। दूसरी बात यह है 45,000 रुपए से ऊपर जो है प्रति एकड़ उसकी कॉस्ट आती है धान की। यदि मैं CACP के डाटा को भी लगा लूं तो उसमें 51,000 रुपए दे करके ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा कुछ भी नहीं दिया गया। जब स्वामीनाथन जी ये कहते हैं, भाजपा ये कहती है कि हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया, फरवरी में उन्होंने प्रेस के सामने आकर के कहा कि आप जो है फसल का जो आप कर्ज माफी की जगह C2 + 50% जो है, मेरा जो स्वामीनाथन का जो मेरे रिपोर्ट का जो आपका उसको आप लागू क्यों नहीं करते, पहले वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो पहले ये बताएं, नरेंद्र मोदी जी 4 दिन पहले पूरे समस्त महाराष्ट्र के सामने आकर के कहते हैं C2 की डेफिनेशन बताते हैं और फिर कहते हैं C2 के ऊपर 50%। 4 दिन के अंदर अंदर ऐसी कौन सी बात आ गई? A2 + FL के ऊपर 2014 में भारत भूषण जी चुनाव के वक्त यही वादा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स को लागू किया जाएगा, वो C2 बेस्ड था। आप ये बताएं कि ये जो फैसला आया है C2 आधारित है या फिर A2 + FL क्या है? मतलब कैसे माने, आंशिक खर्चा है, आंशिक लागत है या संपूर्ण लागत है? ये भी तो बारीक चीजें हैं जो कह रहे हैं हमारे बाकी पार्टी। सही कह रहे हैं रविंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी ये नहीं कह रही है कि ये एक अंत है। भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चलती है कि ये तो अभी एक शुरुआत है। सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें अकेला खाली 1.5 गुना प्राइस, मिनिमम प्राइस फिक्स करना ही नहीं है, उसमें लैंड रिफॉर्म्स भी हैं, उसमें फूड सिक्योरिटी भी है, उसमें क्रेडिट इंश्योरेंस का भी है, उसमें फार्मर की इंश्योरेंस भी है, उसमें क्रॉप की इंश्योरेंस भी है। इंश्योरेंस के नाम पे तो आप लूट रहे हैं, इंश्योरेंस के नाम पे तो आप लूट रहे हैं। बीमा कंपनियों की जेब में कितना जा रहा है और किसान को कितना बढ़ रहा है, वो आंकड़ा रहेगा ना। भी चर्चा करेंगे। अगर देखिए, अगर आज बात को मैं कांग्रेस के साथ कर नहीं, आप बोले भारत भूषण जी, उस पर बात अपने विषय में बात करने बोलिए, जब आपका विषय आएगा आप कर लीजिए, बोलिए आप। तो उसको हम भारतीय जनता पार्टी ने सब पहलुओं पर काम किया है। अगर क्रॉप की इंश्योरेंस को 12,000 रुपए प्रति एकड़ किया है तो आज से पहले 6,000 से ज्यादा कहीं नहीं थी। हरियाणा प्रदेश की बात करें तो इसमें इजाफा किया है। और अगर 12 रुपए सालाना के हिसाब से एक आम आदमी को इंश्योरेंस दिया है, 330 रुपए सालाना खर्च करके 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया है, फार्मर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया है, तो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी जो है किसान परिवार को दी गई है। वो भी सरकार के ऊपर ये खर्च सरकार इसी में जोड़ करके चलती है कि किस प्रकार से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए। खाली 1.5 गुना करने का अर्थ ये नहीं है, अगर कॉस्ट हम नीचे करते हैं तो वो 1.5 गुना का प्राइस नीचे ही आने वाला है। कांग्रेस के कार्यकाल में 50 रुपए, 60 रुपए, मैक्सिमम 80 रुपए अगर तक पैडी का इन्होंने बढ़ा करके दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अगर 200 रुपए दिया है आएंगे वापस, तो उसका स्वागत कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान के जरिए ही भारत चल सकता है, अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, भारत का जनमानस खुशहाल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति कटिबद्ध है, किसानों को बचाने के लिए आपने क्या काम किया बताइए। माना जा रहा है इसे मोदी सरकार की तरफ से ऐतिहासिक बहुत बड़ा ये फैसला है, लेकिन किसानों के नुमाइंदे तो मान नहीं रहे कि किसानों को कोई फायदा है इससे। नहीं, देखिए ऐसा है कि कई हमारे जो मित्र हैं इन्होंने कभी मानना ही नहीं है, चाहे कुछ भी कीजिए आप। आज जो अपना 1750 रुपया रेट हुआ है, अगर ये आज मैं मान लेता हूँ कि 3,000 भी हो जाता तब भी विपक्ष का तो ये आरोप रहना ही था कि ये कम है। लेकिन ये इन्हों को देखना चाहिए कि हमारी सरकारों ने क्या किया था। आज तक किसान की सुध नहीं ली गई है, किसान के लिए शौचालय नहीं, आज तक किसान का खाता नहीं खोला गया था। मनरेगा का पैसा जो है सरपंचों की लूट मची हुई थी, मनरेगा का पैसा जो सीधा खाते में जाना शुरू हो गया। तो ये सारी जो योजनाएं हैं, फसल बीमा पे यहाँ लूट बताया जा रहा है, फसल बीमा की किसी ने बात ही नहीं की है। हम सुना करते थे कि फॉरेन कंट्रीज में किसान की फसल का बीमा होता है, तो ये पहली बार मोदी जी ने देखा है कि किसान की सुध ली है। इसके इतनी योजनाओं के बाद, इतनी किसान के देने के बाद बावजूद भी अगर कहे इनका कहना चाहती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की फुल फॉर्म बन चुकी है बहुत ही झूठी पार्टी। हर चीज में ये झूठ बोलते हैं, इनके प्रवक्ताओं को भी सिखाया जाता है कि झूठ बोलिए, बार बार बोलिए,
और जोर से बोलिए ताकि शौचालय खुले हैं, इतने शौचालय, ताकि लोग उसको सच माने। ऐसे शौचालय गैस कनेक्शन, गैस कनेक्शन मिले हैं लोगों को, ये कौन शौचालय बनाए आपने लोगों के? क्या कारण था कि 50% लोगों के किसानों के खाते ही नहीं खुले थे? क्या कारण रहा कि किसानों के खाते ही नहीं खुले गए? एक मिनट बलविंदर जी, सुन लेते हैं बात जी। पहली बात बलविंदर जी की काउंटर में करती हूँ, जो कह रहे हैं शौचालय खोले हैं, ऐसे शौचालयों का क्या फायदा जिनमें पानी ही नहीं है, लोग उनको यूज ही नहीं करते। मैं हर चीज का जवाब दूंगी आपका। मात्र 1% लोग हैं जो शौचालय यूज करते हैं, बाकी सब शौचालय ऐसे ही हालत में है क्योंकि वहां पे पानी नहीं है उसको साफ सफाई के लिए। जहां तक ये बात कर रहे हैं बीमा की, बीमा इंश्योरेंस की कंपनियों के नाम पर इन्होंने लूट मचा रखी है। अपने जो फेवरेट लोगों हैं उनकी कंपनियों को जो मुनाफा पहुंचाने के लिए किसानों को पैसा तो काटा जाता है 20,478 करोड़, और जो मुआवजा दिया जाता है वो दिया जाता है 5650 करोड़। यानी कि सरेआम जो इनके मित्र हैं, जिनकी कंपनियों के बीमे किए गए हैं, उनकी जेबों में पैसा जाता है 14,800। सुनिए, अब मैं आपको डाटे बता रही हूँ तो आप डाटा सुनिए ना। आप किसानों को झूठ बोलते हैं। आप किसानों को कहते हैं कि 2022 तक हम आपकी आय दुगनी कर देंगे। जनाब बिल्कुल होगी, 2022 से पहले होगी। जनाब सुनिए, मैं आपको आंकड़े बता रही हूँ। 2022 से पहले है। जो वृद्धि दर आपकी चल रही है पिछले 4 सालों से, वो 1.9% चल रही है जनाब। और अगर आपको दुगनी करनी है वो डेट मेरे को बताइए, वो तारीख रखिए कि जिस दिन आपने 100 रुपया भी बढ़ोतरी की थी। आपकी सरकार ने जब 100 रुपया भी बढ़ोतरी की, मैं लगातार बोलूंगी फिर। अगर आंकड़े सुनने को तैयार नहीं है, गलत करते रखेंगे। मैं आपको बता रही हूँ रंजीता जी, एक मिनट रंजीता जी, गलत हरियाणा प्रदेश में बताइए, हरियाणा प्रदेश में अभी तक आगजनी के अंदर किसी किसान को क्लेम नहीं मिला है। क्या ये सच है कि झूठ है? बताइए बलविंदर जी। गन्नों के किसानों का पैसा अभी तक बाकी है, अभी तक की पेमेंट नहीं कल मेरे साथी यहाँ बैठे थे यादव साहब, जवाहर यादव जी, वो बोल रहे गन्ना किसानों की पेमेंट हो चुकी है। नहीं हुई है। बताइए, कल ही की तो बात है, आपकी यही पैनल बैठे थे। आप बताइए बलविंदर जी, वो तो दे चुके, आप बताइए क्या गन्ना किसानों की पेमेंट हो गई है? क्या गन्ना किसानों की पेमेंट हो गई है? हाँ बताइए। किसानों के गन्ने की पेमेंट के लिए पिछले वर्ष में, पिलाई वर्ष में हरियाणा सरकार ने कितने करोड़ रुपए किसानों को राहत देने के लिए शुगर मिलों को दिए? आप जरा ये पिछले हफ्ते जो पैकेज दिया है गन्ना बोल रहे हैं, कल क्या रोटी खाई थी बताइए, और आज भूखे सो जाइए। देखिए कल क्या रोटी खाई थी बताइए, भूखे सो जाइए। हाँ तो भी आपकी तो अगर स्वामी जी, आपको कोई भी सरकार हो उसके फैसले का स्वागत करना पड़ेगा। कांग्रेस को भी सिमटा दिया था वो मारने के लिए, किसानों को मारने के लिए। किसने क्या किया आप वो छोड़ दीजिए, अब जो हो रहा है उस तस्वीर पर हम आते हैं। एमएसपी आपने बढ़ाया, लेकिन साथ ही साथ प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। डीजल जो पहले था वो अब नहीं है, महंगा हो गया है, 67 रुपए हो गया है। यूरिया की कीमतें भी बढ़ी हैं, इस पर भी किसान चर्चा करते हैं। शायद यही वजह है कि आज यहाँ पर स्वामी इंद्र साहब बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या इन तमाम पहलुओं पर गौर किया गया था पहले? इस बात पर कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में सत्ता संभाली थी, उस समय यूरिया की किल्लत 2-3 महीने के लिए इतनी जबरदस्त आई थी। कारण क्या था कि जाते जाते हुड्डा साहब की सरकार ने यूरिया की खरीद के लिए उस समय तक अपना प्रपोजल आप अपने जश्न में व्यस्त थे, क्यों जब वो बोलते तो हम भी बीच में बोलेंगे ना। आप ये कहिए कि आपकी सरकार आकर जश्न में व्यस्त थी। जब दिसंबर में पता चला कि इतनी कमी है, उसके बाद आपने लाठियां और डंडे पहली बार ऐसी सरकार जो कृषि के उत्पादनों के ऊपर जीएसटी लगाती है। जीएसटी के बारे में विचार करना तो लंबी चर्चा जीएसटी पे करने को तैयार हूं मैं आपके साथ। सीधा सा सवाल ये है कि क्या इस बढ़ी हुई कीमत पर, प्रोडक्शन की जो कीमत बढ़ेगी चीजें महंगी होने की वजह से, क्या इस पहलू पर भी गौर किया गया था? क्योंकि किसान इस पर भी सवाल करते हैं। 200 रुपए अगर बढ़े हैं तो इसके कारण से कौन सा इंपैक्ट कीमतों पर पड़ने वाला कि कृषि क्षेत्र में काम करने वाले, उपयोग होने वाले किसी भी उपकरण में या किसी चीज में इस 200 रुपए के कारण अंतर पड़ने वाला है? ये सभी चीजों को ध्यान में रखकर अगर 200 रुपए की वृद्धि की गई है तो ऐतिहासिक, कोई माने ना माने, ऐतिहासिक है ही है। लॉलीपॉप है। अगर आप स्वागत कर रहे हैं, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। खरीफ की फसल का जो भी मिलेगा वो आने वाले समय में मिलेगा। आप आज बताइए कि गन्ना किसानों की पेमेंट कब हो रही है? गन्ना किसानों की पेमेंट कब हो रही है बताइए। आपके हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि 30 तारीख तक किसानों के लिए
जो है मिलों को पैसा दे दिया जाएगा, क्या वो पैसा दे दिया गया है? आप अपनी वचनबद्धता बताइए। पैडी की खरीफ की फसल नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। तो फिर आप ये बताइए गन्ना किसानों की पेमेंट कब हो रही है, ये बताइए आप। अभी प्रधानमंत्री जी ने वायदा नहीं किया है आप कि फसल कटेगी तो हम 200 रुपए देंगे, समर्थन मूल्य की घोषणा हो चुकी है, वो मिलना ही मिलना है। पूरे भारत का किसानों का गन्ना किसानों का 21,000 करोड़ रुपए देना है आपने। आप हरियाणा का बताइए 800 करोड़ रुपए जो आपने हरियाणा के गन्ना किसानों का रखा हुआ है वो कब दे रहे हैं? हम देखते हैं कि सियासी तौर पर कोई भी बहस हमेशा अंतहीन होती है, उसका कभी कोई अंत होता नहीं है जब सियासी तौर पर हम किसी बहस को लेकर बैठते हैं। कमलकांत गौरी साहब, ये जो तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है, क्या किसान को इस बात की सेटिस्फेक्शन, इस बात का संतोष कहीं ना कहीं नजर आता है इस फैसले में कि हाँ हमारी लागत बढ़ी है, चीजों की कीमत बढ़ी है, उसका फर्क नहीं पड़ेगा, जब कीमत बढ़ रही है तो लागत भी बढ़ रही है, उस हिसाब से क्या ये बढ़ी हुई एमएसपी, हालांकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी एमएसपी एक साथ बढ़ाई गई है, किसानों के लिए वाकई फायदेमंद है? देखिए, इसमें जो आयोग है जो कॉस्ट तय करता है वो सब चीज़ों को फैक्टर में लेता है, और वो फैक्टर इन बल्कि 35,000 रुपये पर एकड़ उन्होंने लगाया है, 1186 रुपये पर क्विंटल, और 30 क्विंटल एक एकड़ में होते हैं, उसके हिसाब से 35,000 की कॉस्ट लगाई गई। 1166 रुपये लगाए गए हैं। 1560 है सर सीएससीपी के डाटा में, वो बताइए आप। सीएससीपी के डाटा में C2 1560 जो लगाए गए हैं, मैं उसकी बात, वो सरकार कुछ भी लगाए, सीएससीपी के डाटा की बात कर रहा हूं सर मैं। देखिए, आप सीएससीपी की बात कर रहे हैं सर। बताऊं जो इनेलो में जो हम हमारे साथी बोले, किसान एक पॉलिटिकल उसका हिस्सा हो गए हैं, वो एक ग्रुप है, एक पॉलिटिकल ग्रुप है। अगर आप उनको अपना हितैषी बताते हैं तो हरियाणा की राजनीति में खास तौर पर, और इनेलो की पूरी पॉलिटिक्स उसके ऊपर है। मुश्किल ये है कि अगर किसान को कोई भी पार्टी अपनी तरफ खींचती है तो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है। तो इसलिए किसान को बार बार बोलना, मैंने तो खुद बात की है ना, मैं इस पर किसी के साथ ऐसा है कि मैं स्वयं स्टडी करता हूँ। मैंने स्टडी किया, 10,000 रुपए पर एकड़ से ज्यादा धान की बुआई की कॉस्ट नहीं है, क्या 1750 रुपए के हिसाब से। अरे जब किसान कह रहा है आप किसानी करते हैं, सीएससीपी 45,000 एकड़ बता रहे हैं, बिल्कुल 45,000 करते हैं, मुझे मत बताइए आप। यानी खुद स्टडी किया है सीएससीपी का आप सीएससीपी की बात कर रहे हैं, तो आप स्टडी किया बात कर रहे थे सर। मैं खुद किसान से बात कर रहा हूँ, जो किसान लगाता है। खुद किसान हूँ, आप किसान कितनी कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई कोर्ट में, आपको अभी मतलब ये नहीं पता, जो आपको बता दिए जाते हैं, कैसी बात करते हैं, मतलब अरे कैसी बात करते हैं आप? अरे मैं कह रहा हूँ आप 15,000 रुपए से ज्यादा कॉस्ट नहीं है पैडी की बुआई की, और उसके 50,000 रुपए मिले हैं आपको। क्या किस हिसाब से C2 + 50% की बात की, क्या आप सब लोग उनसे ज्यादा ज्ञानी हो गए? आपको बता देता हूँ, कैसी बात कर रहे हैं? अभी तो पैमाना ही नहीं पता चल रहा है कि हम एमएसपी को किस पैमाने पर लेकर चल रहे हैं। दरअसल उसकी डेफिनेशन क्या है वो भी पहले समझना जरूरी है। आप कुछ कहना बहुत बड़ा फैक्टर है जी, जिसमें डूल साहब अभी बात करते हैं, बड़ी जेन्युइन बात डूल साहब करते हैं हमेशा ही। सीटों की जहां तक बात कर रहे थे, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो नेशन वाइड स्टडी करने की जरूरत है। हरियाणा में 1 एकड़ जमीन की कीमत कहीं 25 लाख 30 लाख रुपए है, उसी जमीन की 1 एकड़ की कीमत राजस्थान से, मध्य प्रदेश से कंपैरिजन करके देखिए। अगर उसके ऊपर एमएसटी डिसाइड करने वाली बात आती है, देन इट विल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। केंद्र सरकार ने पूरे देश की जमीन की कीमत को देख करके उसके ऊपर उसको C2 में उसे एसेट माना जाता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर एक किसान के पास 1 एकड़ जमीन है और उसकी कीमत हरियाणा में 20 लाख है और दूसरे राज्य में 6 लाख है, तो इसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो हो गई 20 लाख, उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई 6 लाख। तो हरियाणा के परिदृश्य में अगर देखें तो हम कहेंगे तो 20 लाख रुपए तो मेरे 1 एकड़ की जमीन की कीमत है, इसके ऊपर 20 लाख रुपए के ऊपर मेरा साल भर का ब्याज ये बनता है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे गिनेगा तो डिफरेंट निकलेगी। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर इसको गिना जाए तो जो सीएसीपी गिनती है वो राष्ट्रीय स्तर पर गिनती है 1166 रुपए जो किया है सबसे कम। ये तरीका ही गलत है। आपको देखिए दोनों फैक्टर हैं। मुझे इसको समाप्त करने दीजिए। मेरा कहने का अर्थ है
आप आपके सवाल को आगे बढ़ा भी करेंगे, आपके विरोधियों के जवाब भी लिए जाएंगे, कमलकांत जी का वर्जन भी उस पर लिया जाएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर अपनी इस खास पेशकश के दरमियान। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस बड़े मसले के तमाम अहम पहलुओं पर बारीकी से चर्चा करेंगे, सबका वर्जन लेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई किसानों के हित का फैसला है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस बेहद खास पेशकश में। केंद्र सरकार के एमएसपी बढ़ाने के फैसले के बाद से नए सिरे से एक सियासी बहस ने जन्म ले लिया है, उसी पर हम भी चर्चा कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे अपने अलग अलग मेहमानों के जरिए कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद क्या वाकई 2019 के चुनाव के मद्देनजर ये बम्पर स्ट्रोक मार के मोदी जी ने किसानों के कार्ड को पूरी तरह से अपने फेवर में कर लिया है। अगला सवाल मेरा यही है और यहां पर रंजीता जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी इसी सवाल के साथ कि किसानों से बातचीत के बाद, कहीं किसी सूबे से अलग अलग वर्जन के बाद लोग ये कहते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि किसान कार्ड अपने पक्ष में पूरी तरह से मोदी ने कर लिया इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप बम्पर स्ट्रोक किसे कहते हैं? अगर आप वृद्धि दर को लेकर चलते हैं 2004 से लेकर 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 1 और यूपीए 2, अगर मैं तब की वृद्धि दर आपको गिना दूं तो 4.2% वृद्धि दर थी। 61% जो हमने वृद्धि एमएसपी पे हमने दिया था समर्थन मूल्य, 61%। यूपीए 2 की मैं अगर बात करती हूँ तो 38% हमने दिया था, और मोदी जी की अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं मात्र 29% की वृद्धि दी है इन्होंने। यानी कि जो इनका वृद्धि दर चल रहा है मात्र 1.9% चल रहा है, और ये किसानों को कहते हैं कि हम 2022 तक आपकी आय दुगनी कर देंगे। अगर इनको इस फॉर्मूले को अपनाना है तो इनको वृद्धि दर 10.94% करनी पड़ेगी, तब जाके ये दुगनी कर पाएंगे। इसका मतलब अभी भी 500% कम चल रही है और अब लगातार किसानों से झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा कोई अलादीन का चिराग है भारत भूषण जी आपके वही पास? वही मैं पता करना चाहती हूँ। 5 तक ले आए आप वृद्धि दर। बहन जी, एक बात को लेकर के पूरे राष्ट्र का आकलन और पूरे जीडीपी का आकलन नहीं किया जा सकता। अब आप सुन लीजिए एक मिनट मेरा कहने का। आप जो है कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं 2022 तक किसान की आय को दुगना कर दिया जाएगा, वो उसके साथ एक फैक्टर नहीं जुड़ा हुआ है। मोदी जी का 7 पॉइंट प्रोग्राम तो देखिए, उसमें 7 पॉइंट प्रोग्राम पे क्या है, हर मेंढ पे एक पेड़। अलग अलग क्षेत्रों में किसान की आय को बढ़ाने के लिए उसमें मछली पालन भी है, उसमें पशुपालन भी है, उसमें मुर्गी पालन भी है, उसमें सब्जी की भी है, उसमें बागवानी भी है। इस पूरे क्षेत्र में काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, ताकि किसान एक ट्रेडिशनल क्रॉप के ऊपर, अकेली क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट न रह जाए, वो साइड बाय साइड अपने और काम 2022 तो फिर भी दूर है। फसलों को भारत में एमएसपी में लिया है, आप नहीं बताइए ना क्या कह रहा हूँ, क्या टमाटर में एमएसपी में आ गया है? आप चलिए अब इस प्रश्न को आपने देखिए, मुझे बोलने दीजिए। ये पूरे चैनल को पूरा हरियाणा प्रदेश, पूरा देश देख रहा है। अगर आप टमाटर की और सब्जियों की बात करते हैं, फलों की बात करते हैं, मैं आपकी जानकारी बताऊं कि आप किसान हैं। भारतवर्ष विश्व में सबसे बड़ा देश है जहां फलों की और बागवानी की और सब्जियों की सबसे बड़ी जो है वो फेंक होती है, वो खराब होते हैं। उसके कारण क्या है, बात कर रहे हैं, उसको बताइए। इस तरह से तो बहुत रहे हुए हैं भारत में, जब तक टमाटर ले लिया है, गोभी ले लिया है, एक मिनट, प्याज ले लिया है, बताइए ना क्या कह रहे, मुझे बोलने साहब एक मिनट। जब तक फलों को, सब्जियों को उनका समर्थन करने के लिए बड़े पैमाने पर बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान नहीं हो जाता है, तब तक ये इसी तरीके से वेस्ट होता रहेगा। तो इसीलिए सत्ता में क्यों आए आप? सत्ता में क्यों आए? मैं क्या कह रहा हूँ, इसको बचाने आए थे। सरकार इसमें छोड़ना चाहते हैं, बड़ा पॉजिटिव तरीके से चर्चा भर। सीधा सवाल ये है, अब चौथा साल है आपका भी, कोल्ड स्टोरेजेस कितने बनाए कितने नहीं बनाए ये चर्चा का एक अलग विषय। सीधा सवाल ये है कि 2019 की तरफ इस तरह से पहला कदम आपने बढ़ा दिया क्या? ये और बात है कि किसान इसे किस संदर्भ में लेते हैं। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चुनाव तो 2019 में होना है और अभी मध्य है 2018 का। सभी सरकारें चुनावी साल में अंत में जाकर के घोषणाएं करती हैं। उदाहरण के तौर पर के जब 2014 चल रहा था तो आदरणीय हुड्डा साहब ने पेंशन को बढ़ाने का एक वादा कर दिया। नहीं कर रहे हैं। हुड्डा साहब ने 10,000 रुपए फसलों का दिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन को भी 2000 हुड्डा साहब को सबक सिखाया 12,000 रुपए। जी
सबक सिखाया ना, मैं ये कहना उन्होंने चाह क्या रहा हूं, किया उसमें हमारा खाली चुनावी मुद्दा बाकी नहीं लोग भी है। आखिरी साल में हमारा घोषणाएं चुनावी करते हैं, मुद्दा क्या नहीं आप भी यही कर रहे हैं? नहीं है। पिछले अगर इस बार 200 रुपए बढ़े हैं तो पिछले साल देख लीजिए कितने बढ़े हैं, उससे पिछले साल देख लीजिए पैडी के भाव कितने बढ़े हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमने एकदम 200 किए, 155 बाकायदा सियासी माहौल की शुरुआत हो गई है यहाँ से 2019 के लिए। देखिए, आप एक बात को देखेंगे तो सबसे बड़ा इससे पहले जो एमएसपी में राइज हुआ था वो 2008-9 के अंदर हुआ था, वो भी इलेक्शन ईयर था। और जो दूसरा अब आया है आपके पास में 2017-18 है, ये भी इलेक्शन ईयर है। ये बात हमें नोटिस करनी होगी। और दूसरी चीज हमें नोटिस करनी होगी, इन्हें गन्ने की भी बात कर रहे थे ये बार बार, इन्होंने, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने गन्ने की पिराई पे प्रति एकड़ के ऊपर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। मेरे को अगर इन्होंने गन्ने को भाव ज्यादा भी दे दिया, लेकिन अगर 150 क्विंटल से ज्यादा आप गन्ने को लेंगे ही नहीं तो उसके अंदर फिर किसान को फायदा नहीं होगा, किसान को अल्टीमेटली नुकसान होता है उस गन्ने से। तो ऐसे के अंदर जो है इनको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि हमने गन्ने की पेमेंट को तो छोड़िए, आप पूरा गन्ना तो किसान का लीजिए पहले, पेमेंट को बाद में। क्या वो उसका करेगा क्या? मेरे लिए तो फायदा की नहीं चीज है। दूसरा इसमें एक चीज और ऐड कर देती हूँ, चिन्नी का इस पर बम्पर उत्पादन हुआ, 31.90 लाख टन उत्पादन हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान से 15,000 किसानों के साथ चोरी और सीमाचोरी नहीं व्यापार तो हर कोई कर सकता है, किसी भी वादा करता हूँ उसकी इंक्वायरी करा करके जो भी कार्रवाई बनती है आपसे प्रमाण की अपेक्षा की जा सकती है। ऐसे अपनी बहस नहीं कर पाएंगे। जाहिर है जब कोई बड़ा फैसला आता है तो सियासी तौर पर उसका विरोध होना, उसकी मुखालफत होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने राजनीतिक वजूद के साथ न्याय नहीं कर रहे होंगे। कमल कांत जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, बाकायदा शुरुआत मानी जाए इसे 2019 की, और एक बड़ी शुरुआत। देखिए, इसका असर जो है वो दोनों तरफ पड़ेगा, केंद्र पर भी पड़ेगा, केंद्र की राजनीति पर, और हरियाणा की राजनीति पर पड़ेगा। हरियाणा की राजनीति पर इसलिए क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, और यहाँ पर जो भी पॉलिटिक्स है, खासतौर से INLD एक इम्पोर्टेंट पार्टी है, तो INLD की पूरी राजनीति जो है वो किसानों पर आधारित है। उनका वोट बैंक जो है वो पूरा बेस जो है वो किसानों का है। और INLD जो मुद्दे भी उठा रही है, जैसे SYL का आजकल मुद्दा उठाया हुआ है, जेल भरो आंदोलन चल रहा है पार्टी का जगह जगह पर, वो भी किसानों से ही रिलेटेड है। तो उनका जो बेस है वो पूरा किसानों का है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस का भी देखें तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो जैसे हुड्डा जी हैं, मान लीजिए एक बड़े इंपॉर्टेंट नेता हैं, वो भी उनका बेस भी किसान है। तो उन दोनों की राजनीति पर इस तरह से फर्क पड़ता है। अगर इससे किसान को जरा सा भी फायदा होता है, कम से कम मोदी जी ने जो किया उससे वो ये अपना मैसेज देने में जरूर कामयाब हुए कि मैं किसान का हितैषी हूं, ये मैसेज वो दे सकते हैं। और कल को अगर 2019 के लिए वो कोई भी क्लेम करेंगे या कोई भी बात करेंगे तो किसान उनकी बात पर कुछ विश्वास कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। कल को वो कोई भी वादा करेंगे तो उसको झूठा नहीं माना जाएगा। अगर कोई इस तरह का स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जो 50% कहा गया वो नहीं किया जाता तो फिर उन पर सवाल उठते। नहीं किया ही नहीं सर, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं किया। क्या ये बरगलाने का कार्य मत करें, हम बढ़ाएंगे तो आपने 1.5% ये आप सरकार ये बात आकर के कह सकती है कि हमने स्वामीनाथन को लागू नहीं किया है, या तो ये सरकार ये बात कहे। आपकी जानकारी में मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप नहीं किया है लागू स्वामीनाथन को, मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूं। स्वामी जी, मैं आपको एक बात कह दूं, पहले आपकी बात में एक बात कह दूं, पूरा का पूरा तरीका ही जो है, जो कॉस्ट 10,000 रुपए किसान को आ रही है, अगर आप किसान की जमीन का दाम बढ़ता है, मैं बता रहा हूं, आप बिजनेस नहीं ले सकते, आप उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे हो। पटाई का खर्चा किसका है? सर मेरी पट्टे में लेता है। मैं किसान से सुन लो, जिसके ऊपर चर्चा हो रही है उसकी सुन लो। जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर आप अपनी पीठ थपथपाने की बात कर रहे हैं कि हमने उसकी जो शर्तें हैं बहुत हद तक मान ली हैं, वास्तव में आपकी ही सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया है कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को देश हित में लागू नहीं कर सकते, इससे देश को खतरा है। बताइए, अगर ऐसा नहीं तो बताइए।
भारत भूषण जी, इससे पहले कि आप कुछ पूछे, ये जो पूरी बहस हो रही है इसके कई और पहलू भी है। यहाँ पर बलविंदर शर्मा जी आपसे भी और भारत भूषण आपसे भी मेरा ये सवाल है कि मान लीजिए एमएसपी अब 200 बढ़ाया है, एवरेज औसतन 200 बढ़ाया है, 500 भी कर दे, 1000 भी कर दे, तो तब तक उसका क्या फायदा जब तक कि सरकारी खरीद ना हो किसानों की फसलों की। 2015-16 में सिर्फ 6% किसानों की फसल की सरकारी खरीद हुई थी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही प्रश्न आपका। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जो भी किसान की फसल मंडियों में आएगी उसकी 100% खरीद भारतीय जनता पार्टी सरकार उसको करेगी। रहा 200 रुपये बढ़ाने का, मैं तो सिर्फ किसी पार्टी के ऊपर दोषारोपण ना करते हुए कहता हूं कि आज किसान जिस प्रकार से इस फैसले का स्वागत कर रहा है, हमारी विपक्षी पार्टियां हताशा की स्थिति में है कि कहीं ये वरना मुख्यमंत्रियों में सबसे प्रमुख मुख्यमंत्री उस समय कार्यकाल में जब स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, केंद्रीय समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे, और केंद्रीय समिति के अध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। उन्होंने योजना में अपनी फसल रजिस्ट्रेशन 8 साल तक कांग्रेस सरकार में रही, नहीं खरीदी गई, 8 साल तक कांग्रेस सरकार में रही। यूरिया की खरीद पर जो धांधली होती थी, 2-2 गुना यूरिया का ब्लैक हुआ करता था, यूरिया की लाइनें लगा करती थी, पुलिस स्टेशन के अंदर लाइनें लगवाई हैं आपने धान के लिए। यही स्वामी जी हम आपसे मैं बात बोल रहा था कि आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज से पहले किसान की सुध किसी सरकार ने नहीं ली। आप ही पूरे भारत में किसानों ने गांव बंद रखा नहीं रखा, ये बताइए आपके शासनकाल में रखा? आपने किसानों पे गोलियां बांधी, आप ये बताइए सोद के अंदर आपने किसानों पे गोलियां भांजी नहीं भांजी, ये बताइए। दूसरी बात मैं पूछता हूँ, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे दी। मैं पूरे भारत की बात करता हूँ, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। आज आप बता दीजिए 3 साल से कोई हरियाणा के अंदर किसी किसान के ऊपर पर्चा हुआ हो? ठीक है, आप किसानों की बात कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर 30% आत्महत्या बढ़ गई किसानों की। 1 मिनट स्वामी जी, कमलकांत गौरी साहब, आपका रुख करना चाहेंगे हम यहाँ पर। इस बड़े फैसले के बाद क्या किसानों के साथ कोई कमी, कोई खामी जिस भी पार्टी के शासनकाल में रही हो, क्या आपको लगता है कि वो सब मध्यम पड़ेंगी, वो सब धीमी पड़ेंगी और किसान नए सिरे से अपनी जिंदगी को, अपने भविष्य को देखना शुरू होंगे? देखिए, जो आक्रोश था किसानों में वो थोड़ा मध्यम पड़ेगा, लेकिन किसानों की समस्याएं हल हो गई हों ऐसा नहीं है। एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पूरा एक ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे नए फैक्टर्स उभर गए हैं। किसानों की ज़मीन कम हो गई है, किसानों को पैसा कम मिल रहा है, एमएसपी ऐसा नहीं है, ये मेरी पर्सनल स्टडी है। प्रॉब्लम है कि ज़मीन कम हो गई है। अब जब ज़मीन कम हो गई है तो इतना पैसा नहीं निकल रहा है। जिसके पास 10 एकड़ है वो बड़े आराम से मिडिल क्लास की ज़िंदगी जी सकता है, लेकिन जिसके पास 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, वो नहीं जी सकता है। प्रॉब्लम ज़मीन की है, प्रॉब्लम एमएसपी की नहीं है। अब वो ज़मीन को कैसे किया जाए ठीक, सवाल ये है। अब उनकी इनकम को दुगना कैसे किया जाए, सवाल ये है। और उसके लिए आपको खाली जो मोदी जी बता रहे हैं कि पशुपालन और इससे भी बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है जो छोटी इंडस्ट्री है उसके लिए किसान को क्वालिफाई किया जाना चाहिए, उसको लेबर, उसको इस चीज़ के लिए जानकारी दी जाना चाहिए जो स्किल्ड है कि वो छोटी फैक्ट्री भी स्टार्ट कर सके। किसान 12 महीने पूरा एंगेज नहीं है, वो 4 महीने एंगेज्ड है, एवरेज 3 महीने एंगेज्ड है, बाकी टाइम उसके पास है। तो वो जो उसके पास 6, 8, 9 महीने खाली हैं उसमें वो छोटी इंडस्ट्री लगाए और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करे, ये उसका तरीका है। एमएसपी इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज कि जो किसान की जमीन कम हो गई है वो प्रॉब्लम है। उसकी वजह से जो किसान बेचैन है वो उस वजह से बेचैन। देखिए जो भी है ढुल साहब आएंगे, शर्मा जी आपके पास भी। ढुल साहब, जो भी वजह है, किसान इस बारीकी को समझे या ना समझे, लेकिन बोलने के लिए, कहने के लिए बीजेपी के पास कम से कम बड़े जोर शोर का एक मुद्दा आ गया है। बिल्कुल, मीडिया के माध्यम से ये प्रचारित करते रहते हैं। ये केवल मीडिया से चलने वाली सरकार, एडवर्टीजमेंट वाली एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ये। लेकिन मेरे को अभी कमल जी ने मेरे को बताया कि 15,000 रुपये, 12,000 रुपये क्यों बोल रहे हैं कि 70% से ऊपर किसान पट्टे के ऊपर लेते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अपने हरियाणा की बात कर लूँ मैं, 55,000 रुपये तक भी प्रति एकड़ पट्टे
लगेगा, 1 साल का खर्चा है, उसको क्यों नहीं आप इसकी कॉस्ट के अंदर शामिल करते हैं? स्वामीनाथन जी इस बात को कहते हैं, मैं इसका स्वामीनाथन जी कहते हैं या नहीं कहते हैं, बताइएगा सर। मैं इसका जवाब क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट में है? इसका जवाब देता हूं। और क्या प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले जवाब साहब जवाब जी, जो पट्टे के ऊपर 55,000 लेता है वो 55,000 बचाता है, इसलिए पट्टे पर 55,000 लेता है। जो पट्टे पर 10,000 लेता है वो उसके 10,000 बचाता है। मैंने आपको कहा ये जाके चेक कर, कैसी बात कर रहे हैं आप? जाके चेक कर लीजिए, खेती नीति कैसी बात कर रहे हैं? कौन सा फार्मूला है? किसान ने टमाटर लगाया, जेब से लगा रहा है, कौन सा फार्मूला है? किस प्रकार के टमाटर 4 रुपए तोड़ाइए साहब। ऐसा है जो गौरी जी ने कहा है, ये कुछ बातें हैं जो आज तक किसानों की किसी ने ध्यान में नहीं लाई हैं। अभी ये सरकार के ध्यान में मोदी जी के जो भी आ रहा है, क्या मैं अपने स्वामी जी से पूछना चाहूंगा, क्या इनको पता है कभी सुध ली है किसान, भारतीय किसान यूनियन ने, कि जब किसान अपना बांस की फसल बांस काट करके ले जा रहा है उसके ऊपर भी मतलब ऑफिसर उसको रोक करके उसके ऊपर पर्चे दर्ज करते थे, उनसे रिश्वत ली जाती थी। ये मोदी जी तक बात पहुंची है तो पहली बार बांस को अपना खेती माना गया है। खेती मतलब आप उसको कटाई करके बांस को खेती की तरह ले जा सकते हो, उसको मार्केट में आप बेच सकते हो। ये आज तक किसी ने सुध नहीं ली है। ऐसे और बहुत सारी बातें हैं, जैसे अपना कोल्ड स्टोरेज हैं, ये भारतीय किसान यूनियन को ये बातें रखनी चाहिए कि हाँ आज प्रति क्विंटल 200 रुपये पैडी का रेट धान का बढ़ा है तो उसका हम स्वागत करते हैं। तो किसान की आय बढ़ाने के लिए आप भी बहुत बड़े जुमलेबाजी, ऐसे जुमलेबाजी कैसे हो? आप जुमलेबाजी कैसे कह सकते हो? जो 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गया है उसको जुमलेबाजी बोल रहे हो? 200 रुपये प्रति क्विंटल मांग रहे हो, ये भारतीय किसानों की नहीं हो सकती है। किसान भारतीय किसानों के लिए भारतीय किसान विरोधी पार्टी करती है और आप विरोधी पार्टी कर, हम सरकार थोड़ी है। नहीं, सरकार से गुजारिश आप ये विरोधी पार्टी की सरकार हो गुजारिश, ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है आप कर सकते हैं। सरकार को आदेश 200 रुपये प्रति क्विंटल हम आदेश देने की कैपेसिटी में आज दिन बताइए, गुजारिश को डेट बताइए, आप बताइए तरीका है। सरकार को बात मनाने आपने पूरी बात सुनी नहीं, उसके बीच में बोल पड़े। कल भी आप देखिए भाजपा के 2 प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों प्रवक्ता तो दोनों हम रंजीता जी इकट्ठे नहीं बोल रहे हैं। इस बात का जवाब नहीं दिया कि आज तक गन्ने की 20,000 करोड़ की जो पेमेंट नहीं हुई है, पिछले हफ्ते ही 8,000 करोड़ का पेमेंट पिछले हफ्ते ही घोषणा की है। सारी स्टेटों से गन्ना किसान बता रही है कि ग्रामीण जो पिछले हफ्ते ही गन्ना पूरे देश का किसान मात्र से मिले हैं। आप झूठी बातें जब 4,000 करोड़ भैया 4,000 करोड़ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए 2006 के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री को चेयरमैनशिप दी गई थी और वो इसको लागू वो 0% पे लाके रख दिया। वो क्या कर दिया? आपने कितने परसेंट दिया? आपने क्या 50% बढ़ाया? आपने कॉस्ट का, आपने लागत का, आपने लागत का कितने परसेंट बढ़ाया? 0% पे आपने 50 रुपए बढ़ाए, 60 रुपए बढ़ाए, 80 रुपए बढ़ाए, क्योंकि वो उस कमेटी के चेयरमैन थे। 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए कितने परसेंट था? आपने 1.5 गुना किया। हमने तो 1166 का 1.5 गुना दिखा दिया। माफ करने का काम हुड्डा साहब ने किया। इस बात के साहब ने कुछ नहीं किया, वो खुद चेयरमैन थे इस कमेटी के, आप इस बात को स्वीकार कीजिए। 60 रुपए, 80 रुपए आपने बढ़ाए, भारतीय जनता पार्टी ने 200 रुपए बढ़ा दिए, उसमें भी आपको संतुष्टि नहीं है। आप मानने को तैयार ही नहीं है। कैसे मानेंगे? हुड्डा साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, ना केवल हरियाणा में, उन्होंने पूरे देश के अंदर जो किसानों को ब्याज देना पड़ता था वो 0% पे लाने का स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर देते। आज ये लोग आपसे कम से कम सवाल तो नहीं कर रहे होते। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। देखिए स्वामीनाथन आयोग की जहां लागू करने की 8 बात साल है, से जो पेंडिंग थी रिपोर्ट उसको आपके घोषणा पत्र के अंदर लिखा था। हमने घोषणा घोषणा पत्र में जो लिखा था हमने 2009 में जो वादे किए थे 2005 में हमने जो वादे किए हमने पूरे किए। आप इस चीज का पहले जवाब दीजिए कि 8 साल के अंदर हमने यूपीए में रिपोर्ट आ गई थी स्वामीनाथन की, उसमें ये डिमांड थी कि आप किसान बलविंदर जी आपसे मैं एक आश्वासन चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का 800 करोड़ रुपया पेमेंट देने बाकी है। भाई साहब मैं जब बात कर रहा हूं 15 दिन के अंदर
अंदर किसानों की पेमेंट नहीं मिलती, क्या आप आंदोलन की में शामिल होंगे हमारे साथ? स्वामी साहब, किसानों के लिए क्या शामिल होंगे? बताइए। ऐसे है, आप भी तो आपको जवाब आप भी किसानों की बात करते हैं ना, आप बताइए। मेरे पास वक्त नहीं है सर, अब बहुत मजबूरी है हमारी, वक्त की अपनी कुछ पाबंदियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप शामिल हो हमारे इस खास कार्यक्रम में। भारत भूषण जुयाल साहब, रंजीता मेहता जी, रविंद्र ढुल साहब, स्वामी साहब, बलविंदर शर्मा जी और हमारे संपादकीय सलाहकार कमलकांत गौरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहस थी एमएसपी का मूल्य बढ़ाया है केंद्र सरकार ने, इस पर ये एक अंतहीन बहस की शुरुआत हुई है। इसके तकनीकी पहलू भी हैं, इसके सियासी पहलू भी हैं और ये बहस इस तरह से कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि 2019 के लिए तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। उनके सियासी मुखालिफ इस पर चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से इस मुद्दे को अब अपने अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन किसान जिन पर ये सारी चर्चाएं हो रही हैं, उन्हें समझने की जरूरत है कि क्या वाकई उन्हें इसका फायदा हुआ है। और उन्हें समझने के लिए बस ये 4 जुमले याद रखें कि याद आएंगे जमाने को मिसालों के लिए, जैसे पुरानी किताबें हो हवालों के लिए, यूं वक्त की दहलीज से टकरा के ना गिर, रास्ते बंद नहीं है सोचने वालों के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।